हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लाइस ऑफ माइंड। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2। चैप्टर 2 क्या है? रिसर्च मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। मैंने बताया था आपको वीडियो बहुत लंबा है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ और ये पार्ट 2 है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। तो अब तक हमने रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब स्पेसिफिकली समझते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च एक्चुअली किस चीज़ को स्टडी करती है। तो सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च का जो है मेन पर्पस होता है साइंटिफिकली समझना कि लोग खुश कैसे रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग कैसे बनते हैं और लाइफ में फ्लरिश कैसे करते हैं। चलिए इसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मेन एरियाज ऑफ रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। अभी तक हमने रिसर्च के बारे में समझा, अब रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी समझने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च में मेनली 3 इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करता है: पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स और पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्या है पहले वो समझते हैं। सबसे पहला एरिया है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। यहाँ रिसर्चर्स स्टडी करते हैं कि लोग पॉजिटिव इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि फिर से सुनिए, यहाँ पर स्टडी करते हैं कि लोग पॉजिटिव इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इस पर रिसर्च इसमें फोकस करती है किस चीज़ पर? हैप्पीनेस पर, होप पर, कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन पर और वेल बीइंग पर। तो सिंपल वर्ड्स में रिसर्चर्स समझना चाहते हैं कि लोग खुश और सेटिस्फाइड कैसे रहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में। पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या समझते हैं? यहाँ रिसर्चर्स उन क्वालिटीज़ को स्टडी करते हैं जो इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है, जैसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, वर्च्यूज़ यानी कि अच्छी आपकी क्वालिटीज़ जो हैं, रेजिलियंस यानी डिफ़िकल्टीज से रिकवर करने की आपकी एबिलिटी और आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़। तो सिंपल वर्ड्स में ये एरिया ये समझता है कि सक्सेसफुल और मेंटली जो है हेल्दी लोगों में कौन सी क्वालिटीज़ कॉमन होती हैं। तीसरा है पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर फोकस इंडिविजुअल से थोड़ा बड़ा होता है। रिसर्चर स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग के बारे में, हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के बारे में। इंस्टीट्यूशंस यानी पूरा एक ग्रुप हो गया एक तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल वर्ड्स में स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और फैमिलीज़ को बेटर कैसे बनाया जाए, ये पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेन एरियाज ऑफ रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब कौन कौन से रिसर्च मेथड्स होते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में? इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज़ हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स जिसमें नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड हो सकता है, इसमें ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें लोग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें डायरेक्टली बात करना होता है। फोकस ग्रुप्स होते हैं जिसमें ग्रुप जो है बना दिए जाते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन करना होता है। इसमें केस स्टडीज़ होती हैं जिसमें डिटेल्ड जो इंडिविजुअल है उनका स्टडी किया जाता है, उनका पूरा उनके केस के बारे में। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है इंटरवेंशंस होते हैं, यानी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स टेस्ट करना। तो रिसर्चर्स ये भी स्टडी करते हैं कि वेल बीइंग प्रोग्राम्स एक्चुअली वर्क करते हैं या नहीं, ये भी इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है चैलेंजेस इन पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च। हर रिसर्च फील्ड की तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ मेजर चैलेंजेस होते हैं। रिसर्च मेथड्स कभी कभी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ कम होती हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब लोग खुद बता रहे होते हैं जो हर बार एक्यूरेट नहीं होता है। यानी कोई आपसे बता रहा है उसके इमोशंस कैसे हैं, उस समय सिचुएशन कैसी है, वो झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये सब भी फैक्टर्स होते हैं। तो कभी कभी निगेटिव इमोशंस को इग्नोर कर दिया जाता है, ये भी होता है। कल्चरल डिफरेंसेस को हर बार कंसीडर नहीं किया जाता इस मेथड में। रिजल्ट्स को सब पॉपुलेशन पर अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव साइकोलॉजी यूज़फुल है, लेकिन रिसर्च को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिसर्च होगा उतनी ज़्यादा उसकी यूज़फुलनेस होगी। फोर्थ पॉइंट है सजेशंस फॉर बेटर रिसर्च। तो रिसर्च को बेटर बनाने के लिए रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे ज़्यादा एडवांस्ड रिसर्च मेथड्स यूज़ करने को बोलते हैं वो लोग।
लॉन्ग टर्म स्टडीज़ को बढ़ाने को बोलते हैं, डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उसके पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करने को बोलते हैं, बेटर डेटा एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ करने को बोलते हैं, न्यूरो साइंसेज और एआई टूल्स इंटीग्रेट करो, मिक्स्ड मेथड्स और क्वालिटेटिव अप्रोचेस भी यूज़ करो। तो अच्छे सजेशन है ये काफ़ी, इनसे आपका रिसर्च और बेटर हो जाता है। अब बात करते हैं असेसमेंट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि असेसमेंट होता क्या है। तो असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेजर करना, एसेस करना या इवेल्युएट करना ताकि हम उसको बेटर समझ सकें। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में असेसमेंट का फोकस प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स को मेजर करने पर नहीं होता, यहाँ फोकस होता है पॉजिटिव क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ को समझने पर। तो पॉजिटिव जो साइकोलॉजी असेसमेंट मेनली क्या मेजर करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ से निकल के आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी असेसमेंट मेनली क्या मेजर करता है। तो ये आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आता है वेलबींग। तो ये देखता है कि कोई इंसान ओवरऑल लाइफ में कितना सेटिस्फाइड और मेंटली हेल्दी फील कर रहा है, वेलबींग इसको बोलेंगे। हैप्पीनेस मेजर करता है। रिसर्चर्स मेजर करते हैं कि इंसान कितना हैप्पी फील करता है और उसकी लाइफ सेटिस्फैक्शन कितनी है। कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्सन की स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ क्या हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, लीडरशिप या क्रिएटिविटी। उसके बाद आता है होप। असेसमेंट ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान फ्यूचर के लिए कितना पॉजिटिव और होपफुल है। उसके बाद आता है ऑप्टिमिज्म। रिसर्चर्स देखते हैं कि पर्सन सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देखता है या नहीं, ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं। फिर आता है माइंडफुलनेस। इसमें मेजर किया जाता है कि पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में कितना अवेयर और फोकस्ड रहता है। और उसके बाद ग्रेटिट्यूड, ये एसेस किया जाता है यहाँ पे कि पर्सन अप्रिसिएशन और थैंकफुलनेस कितना एक्सपीरियंस करता है। अब सवाल आता है ये सब मेजर जो है करने की ज़रूरत क्यों है, क्या क्या मेजर करते हैं तो हमने देख लिया। अब ये सब मेजर करने की ज़रूरत क्यों है। असेसमेंट हमें हेल्प करती है समझने में किस चीज़ से लाइफ मीनिंगफुल बनती है, कैसे इंडिविजुअल्स फ्लरिश कर सकते हैं, कैसे लोग मेंटली स्ट्रॉन्गर और हैप्पियर बन सकते हैं, और कौन सी स्ट्रेंथ्स को और डेवलप किया जा सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव साइकोलॉजी असेसमेंट का पर्पस प्रॉब्लम्स ढूंढना नहीं बल्कि स्ट्रेंथ्स और वेलबींग को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि लोग बेटर लाइफ जी सकें। तो असेसमेंट के बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट मेथड्स, कैसे असेस किया जाए। तो असेसमेंट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। ब्रॉडली असेसमेंट मेथड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। दोनों आप अच्छे से समझ चुके हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड मेनली नंबर्स और स्ट्रक्चर्ड टूल्स यूज़ करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर असेसमेंट में स्कोर्स हैं, रेटिंग्स हैं, परसेंटेज या नंबर्स यूज़ हो रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव मेथड होती है। इस अप्रोच में डेटा को मेजर किया जाता है और बाद में स्टैटिस्टिक्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है। इसमें कॉमनली क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें क्वेश्चनेयर्स होते हैं। क्वेश्चनेयर्स मतलब पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनसे फिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस स्केल फिल करवाना या वेलबींग क्वेश्चन देना। मतलब फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं जिसमें आप लोगों को उसको आंसर करना होता है। क्वेश्चनर के अलावा इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक क्वालिटीज़ मेजर की जा सकें, जैसे कि ऑप्टिमिज्म या पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकते हैं यूज़। तीसरा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ यूज़ हो सकते हैं इसमें क्वांटिटेटिव में। यहाँ सब पार्टिसिपेंट से सेम क्वेश्चन सेम ऑर्डर में पूछे जाते हैं, इससे कंपैरिजन ईजी हो जाता है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर्स बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स की जो फीचर्स हैं वो है ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल होता है इसमें। तो क्वांटिटेटिव का मतलब आप लोग समझते हैं ये नंबर्स, स्कोर्स और स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से इसमें मेथड्स हो गए, क्वेश्चनेयर, साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन। दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड डिस्क्रिप्टिव होता है और फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ फोकस नंबर पर नहीं होता बल्कि एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और मीनिंग समझने पर होता है। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ का मतलब होता है ओपन डिस्कशन करना। तो रिसर्चर ओपन डिस्कशन करता है और पार्टिसिपेंट फ्रीली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। मतलब कोई ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं,
एकदम फ्री फ्लो होता है, कैसे भी आप डिस्कस करो, कहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। दूसरा होता है इसमें नैरेटिव्स, पार्टिसिपेंट्स अपनी स्टोरीज और पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तीसरा है केस स्टडीज़, एक पर्सन या ग्रुप को डिटेल में स्टडी किया जाता है। चौथा है फोकस ग्रुप डिस्कशंस, यानी एक ग्रुप के लोगों से डिस्कशन करके व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस समझे जाते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर्स नेचुरली जो है बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और अपने पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स जो है रिच और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये है रिच और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलना, एक्सपीरियंसेस और मीनिंग्स पर फोकस होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। तो क्वालिटेटिव मतलब एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और स्टोरीज। तो एक बार क्विक जो है डिफरेंस देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी कितना, और क्वालिटेटिव मेथड्स मतलब कैसा और क्यों। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हमें नंबर्स चाहिए तो क्वांटिटेटिव यूज़ करेंगे, और अगर एक्सपीरियंसेस समझने हो तो क्वालिटेटिव मेथड बेटर होते हैं। तो अब तक हमने असेसमेंट का मीनिंग और मेथड समझे। अब समझते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में असेसमेंट प्रैक्टिकली कैसे होती है और टेस्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट। आज के टाइम में असेसमेंट सिर्फ पेपर पेंसिल मेथड तक लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी ने असेसमेंट को और इजी और एक्सेसिबल बना दिया है। मॉडर्न रिसर्च में रिसर्चर्स यूज़ करते हैं ऑनलाइन सर्वेज। कभी आपने गूगल फॉर्म अगर देखा हो गूगल में जाके, तो उसमें आप क्वेश्चनर बना सकते हैं, सर्वे बना सकते हैं, वो ऑनलाइन सर्वे कहलाया जाएगा, और उसमें आप लोगों से पूछ सकते हैं, उसका लिंक शेयर करके लोगों से फिल करा सकते हैं। सोशल मीडिया टूल्स यूज़ होते हैं जिसमें आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोल दे सकते हैं उनको, पोलिंग में मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उनको सेलेक्ट करना होगा। डिजिटल इंटरवेंशंस और ऐप्स यूज़ होती हैं जिसके थ्रू आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, फोकस ग्रुप कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अब रिसर्चर इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपके जो जिनसे आप रिसर्च करना चाहते हैं वो लिमिटेड हो जाता है, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है लोगों के पार्टिसिपेट करने का। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने से एडवांटेजेस क्या हैं, पार्टिसिपेंट्स तक इजीली रीच किया जा सकता है, टाइम और एफर्ट दोनों सेव होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करते वक्त भी एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी, कॉन्सेंट और डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा कलेक्शन का। दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, असेसमेंट में यूज़ होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं जो बिहेवियर और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को मेजर करते हैं। तो टेस्ट की हेल्प से हम साइंटिफिकली किसी क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस को, ऑप्टिमिज्म, वेल बीइंग, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ये टेस्ट के थ्रू भी मेजर किया जा सकते हैं। तो एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन। रिलायबिलिटी मतलब अगर टेस्ट दोबारा यूज़ करें तो सिमिलर रिजल्ट मिलने चाहिए। वैलिडिटी मतलब टेस्ट वही चीज़ मेजर करे जो एक्चुअली मेजर करना चाहती है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सब पार्टिसिपेंट के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। नॉर्म्स मतलब टेस्ट रिजल्ट्स कंपेयर करने के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए। तो गुड रिजल्ट इज इक्वल टू रिलायबल प्लस वैलिड प्लस स्टैंडर्डाइज्ड। तो असेसमेंट सिर्फ स्कोर्स नहीं देती बल्कि इंडिविजुअल को बेटर समझने में हेल्प करती है। थर्ड है स्टेप्स इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन। अब सवाल आता है कि टेस्ट बनते कैसे हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्शन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्लानिंग द टेस्ट, सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि टेस्ट किस चीज़ को मेजर करेगा। फिर राइटिंग टेस्ट आइटम्स, क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तीसरा है रिव्यूइंग एंड फाइनलाइजिंग आइटम्स, एक्सपर्ट्स चेक करते हैं कि क्वेश्चंस क्लियर और यूजफुल है या नहीं। चौथा है प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी पायलट टेस्टिंग, छोटे ग्रुप्स पर टेस्ट रन किया जाता है, इससे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती हैं। और पांचवा है फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी इम्प्रूव वर्जन को लार्जर ग्रुप्स पर कंडक्ट किया जाता है। और छठा है प्रिपेयरिंग द टेस्ट मैनुअल, फाइनली इंस्ट्रक्शन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन रूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सिंपल ट्रिक याद रखिए, पहले है प्लान, फिर क्वेश्चन बनाओ, फिर चेक करो, फिर पायलट टेस्ट करो, फिर फाइनल टेस्ट करो, फिर मैनुअल बनाओ। तो सिंपल वर्ड्स में असेसमेंट पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये स्ट्रेंथ और वेलबींग को साइंटिफिकली मेजर करने में हेल्प करती है। और जितने बेटर असेसमेंट टूल्स होंगे उतनी बेटर रिसर्च और इंटरवेंशंस डेवलप की जा सकेंगी। अब बात करते हैं एथिकल गाइडलाइंस इन रिसर्च के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एथिकल यानी एथिक्स होती क्या है।
तो एथिक्स का मतलब होता है रूल्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जो बताते हैं कि रिसर्च को सही और रिस्पॉन्सिबल वे में कैसे कंडक्ट करना चाहिए। रिसर्च में एथिक्स इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रिसर्च सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी और राइट्स का भी ध्यान रखना होता है। तो सिंपल वर्ड्स में एथिक्स इंश्योर करती है कि रिसर्च फेयर, ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। अब सवाल आता है एथिकल गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट्स एंड वेलफेयर। रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है पार्टिसिपेंट की सेफ्टी मेंटेन करना। रिसर्चर्स को इंश्योर करना होता है कि पार्टिसिपेंट्स को कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म ना हो। अगर किसी स्टडी में स्ट्रेस मेजर किया जा रहा है मान लीजिए, तो रिसर्चर को ध्यान रखना होता है कि पार्टिसिपेंट अननेसेसरी प्रेशर फील ना करें। दूसरा है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट्स जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको प्राइवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट्स का पर्सनल डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी इंसान ने मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन दी है तो उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी होगी। तीसरा है इंश्योर प्रोफेशनलिज्म। रिसर्चर को प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेंटेन करना होता है, यानी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा मैनिपुलेट ना करना और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करना। फोर्थ है प्रमोट फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी इन रिसर्च। अगर रिसर्च एथिकल रूल्स फॉलो करती है तो लोग रिजल्ट्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एथिकल रिसर्च ज़्यादा क्रेडिबल और साइंटिफिकली स्ट्रॉन्गर मानी जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में एथिक्स का मेन पर्पस होता है प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स, मेंटेन ऑनेस्टी और रिसर्च को ट्रस्टवर्दी बनाना। इसलिए बिना एथिक्स के रिसर्च साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग नहीं मानी जाती। अब समझते हैं मेन एथिकल प्रिंसिपल्स और APA एथिकल प्रिंसिपल्स को। तो मेन एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मेन एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च क्या क्या होते हैं? तो ये वो बेसिक रूल्स हैं जो रिसर्चर को फॉलो करने चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट सेफ और रिस्पेक्टेड फील करें। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, तीसरा है बेनिफिशियंस, नॉन मेलिफिसेंस, डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग, रिस्क बेनिफिट रेशियो। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब रिसर्चर जो है रिसर्च में पार्टिसिपेट करने से पहले पार्टिसिपेंट को प्रॉपरली बताया जाना चाहिए कि रिसर्च किस बारे में है। पार्टिसिपेंट को वॉलंटरीली डिसाइड करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं। तो पहले इन्फॉर्मेशन दो पार्टिसिपेंट को, फिर परमिशन लो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ये मतलब है। अगर रिसर्चर स्ट्रेस को स्टडी कर रहा है मान लीजिए, तो पार्टिसिपेंट को पहले बता देना चाहिए कि क्या प्रोसेस होगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहनी चाहिए। तो रिसर्चर को पार्टिसिपेंट का डेटा सिक्योर रखना होता है, यानी पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना होता है। तीसरा है पॉइंट बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है पार्टिसिपेंट के वेलफेयर को प्रमोट करना। रिसर्च से पार्टिसिपेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए या एटलीस्ट उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो बेनिफिसेंस मतलब होता है डू गुड। नॉन मेलिफिसेंस, इसका मतलब है कि पार्टिसिपेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो नॉन मेलिफिसेंस मतलब डू नॉट हार्म। पांचवा है डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग। कभी कभी रिसर्च में फुल इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं दी जाती, इसे डिसेप्शन कहते हैं। लेकिन स्टडी कंप्लीट होने के बाद पार्टिसिपेंट को एक्चुअल पर्पस एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को डीब्रीफिंग कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कुछ हाइड किया है तो बाद में एक्सप्लेन भी करना होगा। सिक्स्थ है रिस्क बेनिफिट रेशियो। रिसर्च के बेनिफिट्स रिस्क से ज़्यादा होने चाहिए। अगर पार्टिसिपेंट को अननेसेसरी रिस्क हो रहा है और बेनिफिट कम है तो रिसर्च एथिकल नहीं मानी जाएगी। तो बेनिफिट इज ग्रेटर देन रिस्क। अब APA एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? APA जो है उनकी भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस प्रिंसिपल A, यानी हेल्प करो हार्म मत करो। मतलब तो आप इनका समझते हैं इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। दूसरा प्रिंसिपल इनका है फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नई चीज़ है। तो रिसर्चर को रिस्पॉन्सिबली और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। रिसर्चर को रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। उन्हें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली फुलफिल करनी चाहिए, यानी ये हो गया फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा है इंटीग्रिटी। रिसर्च में ऑनेस्टी मेंटेन करनी चाहिए। डेटा मैनिपुलेट करना या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना अनएथिकल होता है।
तो रिसर्च में सच्चाई बहुत ज़रूरी है। चौथा है जस्टिस, सब पार्टिसिपेंट के साथ फेयरनेस मेंटेन होनी चाहिए, किसी ग्रुप के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी, हर पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी, डिग्निटी और राइट्स का रिस्पेक्ट ज़रूरी है। तो सिंपल वर्ड्स में हर पार्टिसिपेंट को रिस्पेक्ट और चॉइस मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल गाइडलाइंस के बारे में। तो एथिक्स क्या होते हैं हम जान चुके हैं, उनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो करते हैं वो भी जान चुके हैं। तो चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। इंश्योर्स पार्टिसिपेंट सेफ्टी, रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है पार्टिसिपेंट्स को सेफ रखना। तो एथिकल गाइडलाइंस इंश्योर करते हैं कि रिसर्च की वजह से पार्टिसिपेंट को कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म ना हो। दूसरा है प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, हर पार्टिसिपेंट के राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एथिक्स इंश्योर करती है कि पार्टिसिपेंट्स को चॉइस मिले, उनकी प्राइवेसी मेंटेन हो और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। तीसरा है मेंटेन्स रिसर्च क्वालिटी, अगर रिसर्च प्रॉपर एथिकल रूल्स फॉलो करती है तो रिसर्च प्रोसेस ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट होता है। चौथा है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी, जब रिसर्चर्स एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स और सोसाइटी दोनों रिसर्च पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल रिसर्च प्रैक्टिसेस, एथिकल गाइडलाइंस रिसर्चर्स को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉलो करना सिखाती हैं। अब ये सब हमने पढ़ लिया, इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है। एथिकल गाइडलाइंस साइकोलॉजिकल रिसर्च का इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करती है और इंश्योर करती है कि रिसर्च रिस्पॉन्सिबली, फेयरली और साइंटिफिकली कंडक्ट हो। अगर एथिक्स फॉलो नहीं की जाएंगी तो रिसर्च ट्रस्टवर्दी और साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग नहीं मानी जाएगी। इसलिए रिसर्च में सिर्फ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, रिसर्च का प्रोसेस भी एथिकल होना चाहिए। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की और वीडियो बहुत ही लंबा बनता जा रहा था, इसलिए मैंने बहुत ही और ज़्यादा डिटेल में मैं जा सकता था, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाता। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में ऑलरेडी आपको पता है मैंने डाला हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।